आज का हमारा पहला टॉपिक है कूलाम नियम की सीमाएं। कूलाम नियम हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे कूलाम नियम की सीमाएं। कूलाम नियम की सीमाएं, ठीक है। तो इसकी प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। नंबर 2, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। नंबर 3, यह नियम बहुत अधिक दूरियों यानी किलोमीटर की कोटि से अत्यल्प 10⁻15 मीटर से या मीटर तक की दूरियों के लिए सत्य है। यानी 10⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। दूरियों के लिए सत्य है, अर्थात 10⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यदि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, फिर Q1 Q2 इज लेस देन 0 या Q1 Q2 बराबर 0 हो तो इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति बताइए। तो इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति बताइए। बल की प्रकृति बताइए, कौन सा कूलम बल लगेगा, ठीक है ना। प्रकृति बताइए। तो उत्तर अपन क्या देंगे, हल यहां से शुरुआत करेंगे। स्थित फर्स्ट जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 0 जब कब होगा, इज ग्रेटर देन 0 जब Q1 इंटू Q2 का मान हमारे पास क्या आ जाए, धनात्मक, क्योंकि धन संख्या या धन राशि 0 क्या होती है, बड़ी होती है। और Q1 इंटू Q2 का मान धनात्मक कब मिलेगा, जब हम धन का गुणा धन से कराएंगे तब हमको धन मिलेगा, और या फिर ऋण का गुणा ऋण से कराएंगे तब हमको धन मिलेगा। यानी दो समान राशियों का जब हम गुणा कराएंगे, या तो धन धन या फिर ऋण ऋण, अर्थात Q1 और Q2 दोनों समान प्रगति के हों। समान प्रगति का मतलब सजाती हों, और आप जानते हैं अर्थात Q1 व Q2 सजाती होंगे, और जब सजाती होंगे तो सजाती आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, अतः इनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। स्थित सेकंड में क्या है, जब Q1 Q2 इज लेस देन 0, और Q1 Q2 इज लेस देन 0 का मतलब हो गया कि Q1 इंटू Q2 बराबर क्या मिले, ऋणात्मक मिले। जब ऋण संख्या प्राप्त होती है तब 0 से छोटा मान वो कहलाता है। और ऋण हमको कब मिलता है, जब धन का गुणा हम ऋण में कराएं तब ऋण मिलेगा, या फिर ऋण का गुणा धन में कराएं
तब हमको ऋण मिलेगा। मीन्स विपरीत राशियों का गुणा कराएं, अर्थात यदि Q1 धन तो Q2 ऋण लें, यदि Q1 ऋण तो Q2 धन लें। मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश लें, और विपरीत प्रकृति के आवेश अर्थात ये Q1 और Q2 कौन से आवेश होंगे, अर्थात Q1 व Q2 विजातीय आवेश होंगे। कैसे आवेश होंगे, विजातीय आवेश होंगे। और जब विजातीय आवेश होंगे तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अतः इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। स्थिति थर्ड, यदि Q1 Q2 बराबर 0, तो Q1 Q2 का मान हमको 0 कब मिलेगा, जब इनमें से कोई एक राशि 0, यानी Q0 गुणे Q2 बराबर 0 मिलेगा, या फिर Q1 गुणे 0 बराबर 0 मिलेगा। ठीक है ना, मीन्स किसी एक राशि को 0, अर्थात कोई एक आवेश कैसे मिलेगा, शून्य होगा। और जब एक आवेश शून्य हो गया तो उनके बीच किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। अतः इनके बीच कोई बल कार्यरत नहीं होगा, नहीं है या होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, कूलाम नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलाम नियम का सदिश रूप लिखिए। ठीक है ना, तो देखिए हल की शुरुआत, उत्तर की शुरुआत कहाँ से करेंगे, उत्तर आपका होगा, चूंकि Q1 व Q2 परिमाण के आवेश या Q1 Q2 आवेश के r दूरी में स्थित होने पर इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण, ठीक है ना, अधिक रूप में जो इनका परिमाण होगा, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है ना, अब सदिश रूप इसका निकालने के लिए दो स्थितियां होंगी। एक स्थिति से भी समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ और बेहतर ढंग से समझाने के लिए दो स्थितियां समझा रहा हूं मैं। सदिश रूप में दो स्थितियां लेते हैं सदिश रूप के लिए। ठीक है ना, पहली स्थिति क्या लेते हैं, वही जो आप इसके पूर्व क्वेश्चन में पढ़े, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगे। जब दोनों के बीच कौन सा बल लगे, प्रतिकर्षण बल। और नंबर दूसरी स्थिति लेते हैं जब Q1 Q2 इज लेस देन 0, अर्थात कौन सा बल लगे, आकर्षण बल लगे इनके बीच। तो देखिए पहली स्थिति में जब हम लेंगे स्थिति फर्स्ट, तो इसके लिए चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया Q1 आवेश, यहाँ पे लिया हमने Q2 आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हमने लिया वो कितनी ले लिए, R दूरी ले लिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, पहली स्थिति में प्रतिकर्षण, तो ये F डायरेक्शन में लगेगा, और ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है F डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये पहले द्वारा दूसरे पर लग रहा है तो ये कहलाएगा वेक्टर F21। ठीक है ना, F21 पहले द्वारा दूसरे पर, ये दूसरे द्वारा पहले पर लग रहा है तो ये कहलाएगा वेक्टर F12 बल, दूसरे द्वारा पहले पर। ठीक है ना, अब देखिए इधर R12 कैप लेते हैं Q1 से Q2 दिशा में एकांक सदिश, और R21 कैप लेते हैं Q2 से Q1 दिशा में एकांक सदिश। स्थिति फर्स्ट कब है, जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ स्थिति सेकंड का भी चित्र बना लेते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। स्थिति सेकंड का भी चित्र आप बना लीजिए। ये दूसरा फार्मूला, जब Q1 Q2 इज लेस देन 0, तो एक आवेश ये हो गया Q1,
दूसरा आवेश ये हो गया Q2। अब इनके बीच कैसा बल लग रहा है, आकर्षण, तो एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा, एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए ये जो बल लग रहा है ये कौन आकर्षित कर रहा है, Q2 Q1 को, तो ये बल कहलाएगा दूसरे द्वारा पहले पर वेक्टर F12 और ये कहलाएगा वेक्टर F21। ठीक है, R1 कैप की दिशा R12 कैप की एकांक दिशा वही रहेगी और R21 कैप की ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या ले लिया हमने, R ले लिए। ये रही। अब देखिए जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इस स्थिति में आप यहां डिनोट भी कर सकते हैं पहले कि F12 वर्ग क्या है, इसको बाद में लिख सकते हैं, पहले यहां लिख लें कि F12 बराबर Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है, Q2 द्वारा Q1 पर, फिर F21 बराबर Q1 द्वारा किस पर, Q2 पर आरोपित बल R12 कैप बराबर Q1 से Q2 दिशा में क्या, एकांक सदिश, सुन लीजिएगा थोड़ा लिखने में यहाँ छोटा हो रहा है, R21 कैप बराबर होगा Q2 से Q1 दिशा में एकांक सदिश, Q1 दिशा में लिख लीजिएगा। क्या बताओगे, R12 कैप Q1 से Q2 दिशा में एकांक सदिश, R21 कैप Q2 से Q1 दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, इस स्थिति में जो कूलाम बल लगेगा वो F12 जैसे निकालेंगे, F12 तो F12 पहली स्थिति में क्या कहला रहा है, देखिएगा F12 यहां पर है दूसरे द्वारा पहले पर आरोपित बल, इस दूसरे आवेश द्वारा पहले पर आरोपित, और इसकी डायरेक्शन क्या है, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर इस डायरेक्शन में, तो इसके साथ एकांक सदिश कौन लगेगा, R21 जो उसकी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इधर हो जाएगा R21 कैप। ठीक है ना, और F21 बराबर हो जाएगा पहले द्वारा दूसरे पर, तो इसकी जगह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसकी जगह हो जाएगा R12 कैप, जहां इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, जहां R12 कैप बराबर वेक्टर R12 बटे R बराबर वही, फिर यहाँ नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, यदि यहाँ आप लिख सकते हैं Q1 से Q2 दिशा में एकांक सदिश, फिर R21 कैप बराबर वेक्टर R21 बटे R बराबर Q2 से Q1 दिशा में एकांक सदिश, Q1 दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, अब देखिए जब Q1 Q2 इज लेस देन 0, अर्थात आकर्षण बल की स्थिति में, आकर्षण बल की स्थिति में देखिएगा ये है वेक्टर F12 बराबर, अब ये बल हम ले रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, मतलब Q1 से Q2 दिशा में, तो जो एकांक सदिश लगेगा वो कौन लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कहाँ की ओर आकर्षण बल लग रहा है, F12 जो बल लग रहा है दूसरे द्वारा पहले पर और इस डायरेक्शन में, तो एकांक सदिश इसका क्या होगा, Q1 से Q2 की तरफ, मीन्स R12 कैप लग जाएगा। फिर वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, R21 कैप। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण
1 2 3 4 ये कूलाम नियम के सदिश रूप को व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 2 3 व 4 कूलाम नियम के सदिश रूप को व्यक्त करते हैं, यह सदिश रूप इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहां एक तथ्य से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? अतः स्पष्ट है कि वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। क्यों? क्योंकि इन दोनों के परिमाण देखिएगा, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, इनकी दिशा क्या है? अलग अलग है। एक Q1 से Q2 की ओर है, एक कैसा है? Q1 से Q2 की ओर, और एक है Q2 से Q1 की ओर। तो ये दोनों परिमाण में तो बराबर हो गए, लेकिन परस्पर कैसे हो गए? विपरीत हो गए। और यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है। अतः कूलाम नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। अतः कूलाम नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। क्रिया प्रतिक्रिया बल तृतीय नियम में पढ़े हो, तृतीय नियम के अनुरूप है। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ये आपका तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चौथा टॉपिक आपका लेते हैं, परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। परावैद्युतांक क्या है? तो इसकी परिभाषा देने के लिए पर क्या करते हैं? उत्तर। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? वायु या निर्वात में आर दूरी पर स्थित आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, इसको FA से डिनोट कर लेते हैं। FA यानी एयर में, बराबर 1 एयर आर वैक्यूम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। यदि K परावैद्युतांक का माध्यम हो, तब एप्सिलॉन बराबर हो जाता है एप्सिलॉन 0 के। तब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, और इस स्थिति में इन आवेशों पर लगने वाला बल, अब देखिए यहां हमने मीडियम ले लिया, तो F को हम कह देंगे Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन लेते हैं क्योंकि इस स्थिति में एप्सिलॉन होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन की जगह हम रख देंगे एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1/2 से तो FA बट्टे FM हो जाएगा, बराबर एक बार ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर पूरे का बट्टे 1/4 पाई एप्सिलॉन ये वाला लिए इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर।
एक बार एफ के बटे में एफ के लिए और उसी के बराबर कर दिए, चूंकि ये बराबर ये है तो एफ के बटे एफ को कर लिए, ठीक है। तो ये बटे 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। इसी तरह इसमें Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0। तो देखिएगा इसमें क्या बचा, एफ ए बट्टे एफ एम बराबर 1 बट्टे एप्सिलॉन 0, पूरे का बट्टे 1 बट्टे एप्सिलॉन। इसमें बटेगा 1 बट्टे 1 बचा, इसमें बचा 1 बट्टे के। तो देखिएगा क्या बचेगा हमारे में, ध्यान दीजिएगा, एफ ए बट्टे एफ एम बराबर बचेगा एफ ए बट्टे एफ एम बराबर 1 एप्सिलॉन 0 बट्टे 1 एप्सिलॉन बराबर 1 बट्टे 1 और पूरे का बट्टे 1 बट्टे के। तो ये हो जाएगा एफ ए बट्टे एफ एम बराबर एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 बराबर ये के ऊपर चला जाएगा बराबर के, और ये के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये आपका आ गया माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा देंगे इन दोनों के आधार पर। एफ ए बटे एफ एम बराबर के से, के बराबर वायु निर्वात में आवेशों पर लगने वाला बल कहलाया, आवेशों के बीच लगने वाला बल पूरे का बट्टे उस माध्यम में, किस माध्यम में, जिस माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है, उस माध्यम में आवेशों के बीच, उस माध्यम को हम अन्य माध्यम भी कह सकते हैं, अन्य माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो गई कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल और उस माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताएंगे, अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और उस माध्यम में, यानी जिस माध्यम के परावैद्युतांक निकालना है, और उस माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। ये बल से परिभाषा हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए, बराबर होता है। दूसरी परिभाषा हम एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 से देंगे कि उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या उस माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। या क्या कहेंगे, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिएगा, अब
दो परिभाषा देंगे, एक आप अपने से लिखेंगे। अब एफ ए बट्टे एफ एम बराबर के फे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बट्टे के बराबर एफ एम, ठीक है, या एफ एम बराबर एफ ए बट्टे के। इसके आधार पर यह स्पष्ट होगा कि एफ एम जो होगा वो एफ ए का 1/k गुना होगा। एफ ए का कितने गुना होगा, अर्थात 1/k गुणे एफ ए, मीन्स एफ एम का मान एफ ए से क्या होगा, कम होगा। एफ एम का मान एफ ए से क्या होगा, कम होगा। तो एक स्थिति एक इसकी ये हो सकती है कि हम यहाँ भी वायु निर्वात ले लें, ये इस माध्यम को भी हम वायु निर्वात बना दें, तो वायु निर्वात का परावैद्युतांक हमको निकालना होगा। तो जब ये माध्यम और ये माध्यम बराबर हो जाएंगे, देखिएगा, यदि एफ ए बराबर एफ एम, यानी हमको क्या निकालना हो, वायु या निर्वात में परावैद्युतांक निकालना हो, वायु या निर्वात में परावैद्युतांक, तब क्या हो जाएगा, तब के बराबर हो जाएगा एफ ए बट्टे एफ एम, एफ ए बट्टे एफ एम बराबर एफ ए बट्टे एफ ए और बराबर 1। अर्थात वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। वायु या निर्वात का परावैद्युतांक, 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपका महत्वपूर्ण है, ये आएगा ऑब्जेक्टिव में ये 100% आएगा। आप देखिएगा, यदि दूसरी स्थिति हो सकती है कि एफ ए, दूसरी स्थिति हो जाएगी कि एफ ए बट्टे एफ एम बराबर के से जो हमको मिला है, एफ एम बराबर 1/k गुणे एफ ए, तो इसके आधार पर एफ एम इज लेस देन क्या होगा, एफ ए, एफ एम इज लेस देन एफ ए। और जब एफ एम इज लेस देन एफ ए हो गया, इसमें देखिएगा एफ एम इज लेस देन एफ ए हो गया, तो के इज ग्रेटर देन कितना हो गया, 1। कैसे हो गया, ध्यान दीजिए, एफ ए बट्टे एफ एम बराबर हो गया k/1। यदि एफ एम छोटा है से, तो 1 छोटा होगा k से, या एफ ए बड़ा कहलाया एफ एम से। देखिएगा, एफ ए बड़ा हुआ एफ एम से, तो एफ ए बड़ा हुआ एफ एम से, तो k बड़ा होगा 1 से, अर्थात k बड़ा हो गया 1 से। इसका मतलब कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, वायु निर्वात को छोड़कर, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 से क्या होता है, अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम नहीं, 1 से कम नहीं। सदैव 1 से क्या होता है, वायु निर्वात के लिए 1 होता है और अन्य के लिए 1 से अधिक होता है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आया करता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। जल का 80 होता है। इस तरफ इनका जो भी आएंगे पदार्थ आएंगे, उनका परावैद्युतांक 1 से हमेशा अधिक होगा। यदि कोई आपसे पूछे कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है उसकी बीमा क्या होती है, तो चूंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, अतः इसकी कोई बीमा नहीं होती, अर्थात यह बीमाहीन नियतांक है। अर्थात ये कैसा नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, एफ ए बट्टी एफ एम सी। तो दो आपके ऑब्जेक्टिव इससे महत्वपूर्ण हो गए कि वायु निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, और किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए। तो आज इतने टॉपिक पर हमने अध्ययन किया, और आज समय नहीं मिल पाया था थोड़ा, और लेट आए वीडियो बनाने के लिए, इसलिए बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और इसका आप अध्ययन करिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए।